नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम संवैधानिक संस्था पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST। ये क्या है, क्यों बना और क्यों ये इतना जरूरी है? नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी ये जो पूरी चर्चा है आज, ये हमें मिले एक दस्तावेज NCST.PDF के विश्लेषण पर आधारित है। तो हमारा इरादा है कि हम इस संस्था की जड़ों को समझें, ये बनी कैसे, इसके काम क्या है, इससे क्या ताकतें मिली हैं और सबसे ज़रूरी, भारत की अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा में इसकी भूमिका क्या है। बिल्कुल, कोशिश रहेगी कि इसे सरल तरीके से समझा जाए। तो एक सवाल जो शायद सबसे पहले मन में आता है, आखिर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग की जरूरत ही क्यों पड़ी? पहले तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए एक ही कमीशन था, है ना? हाँ बिल्कुल, पहले एक जॉइंट कमीशन ही था। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। समझते हैं कि अलग क्यों हुआ और इस आयोग का क्या महत्व है। पहले वो मिला जुला आयोग कैसे काम करता था? देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1990 से। तब 65वां संविधान संशोधन हुआ था। अच्छा। उसके जरिए संविधान के आर्टिकल 338 के तहत एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बनाया गया था। मतलब SC और ST दोनों के लिए एक ही। और उसका मुख्य काम क्या था उस वक्त? काम सीधा था। SC और ST समुदायों के लिए संविधान में या दूसरे कानूनों में जो भी सेफगार्ड्स मतलब सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, उन पर नजर रखना, उनकी मॉनिटरिंग करना। ठीक है, तो फिर अलग करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? वक्त के साथ ये समझ बढ़ी कि अनुसूचित जनजातियां यानी STs वो अनुसूचित जातियों SC से कई मायनों में अलग है। जैसे उनकी भौगोलिक स्थिति देखिए, ज्यादातर दुर्गम इलाकों में रहते हैं। उनकी सांस्कृतिक पहचान बहुत अलग है, सामाजिक संरचना अलग है, और तो और उनकी जो समस्याएं हैं वो भी काफी अलग किस्म की हैं SC से। ये बात तो सही है। तो इसे सिर्फ एक प्रशासनिक श्रेणी की तरह देखना काफी नहीं था। इसी सोच के चलते 1999 में सिर्फ जनजातीय मामलों पर फोकस करने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हाँ बिल्कुल, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ये एक बड़ा कदम था। तो इसका मतलब सरकार ने माना कि जनजातीय मुद्दों को खास तवज्जो देने की जरूरत है। जी, पहले ये जिम्मेदारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास थी। अब वो मंत्रालय तो SC, OBC, दिव्यांगजन कई वर्गों को देखता है। हाँ, काफी बड़ा दायरा है उसका। तो ये महसूस किया गया कि एक ही मंत्रालय के लिए इतने अलग अलग समूहों पर, खासकर STs पर, जो भौगोलिक रूप से बिखरे हुए हैं, जिनकी संस्कृति इतनी विशिष्ट है, उन पर पूरा ध्यान देना शायद प्रशासनिक रूप से मुश्किल हो रहा था। तो ये तय हुआ कि भाई ट्राइबल अफेयर्स से जुड़े सारे काम, सारी योजनाएं, उनका कोऑर्डिनेशन अब ये नया मंत्रालय ही करेगा। ये एक तरह से उनको ज्यादा महत्व देने जैसा था। तो मंत्रालय अलग हो गया 1999 में। फिर ये विचार आया होगा कि निगरानी और अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक संस्था भी अलग हो। एकदम सही। जब ये साफ हो गया कि जरूरतें अलग हैं, चुनौतियां अलग हैं, तो ये तर्क भी मजबूत हुआ कि उनके हितों की ठीक से रक्षा करने के लिए एक डेडिकेटेड संवैधानिक आयोग होना चाहिए। सिर्फ मंत्रालय काफी नहीं था। हाँ, क्योंकि आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती है जो सरकार के काम पर भी नजर रख सकती है और सीधे समुदायों की आवाज बन सकती है। तो इसी सोच के साथ जो मौजूदा जॉइंट कमीशन था, उसे बांटकर खास तौर पर STs के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रस्ताव आया। और ये प्रस्ताव फिर कानून कैसे बना? मतलब संविधान में बदलाव करना पड़ा होगा? हाँ, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। ये हुआ 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए। 89th अमेंडमेंट 2003। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसने आर्टिकल 338 को बदला और संविधान में एक बिल्कुल नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 338A। 338A। हाँ, और यही आर्टिकल 338 है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST की स्थापना का संवैधानिक आधार है। इसके तहत NCST एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। मतलब इसे अपनी शक्तियां सीधे संविधान से मिलती हैं। तो ये नया आयोग NCST, इसने काम करना कब शुरू किया फॉर्मली? ये जो 89वां संशोधन था, ये 19 फरवरी 2004 को लागू हुआ। ओके, 2004 में। जी, और उसी तारीख से NCST अस्तित्व में आ गया। अच्छा, अब जरा इसकी बनावट पर बात करते हैं। मतलब इसमें कौन कौन होते हैं? तो इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन। जी। एक उपाध्यक्ष, वाइस चेयरपर्सन,
और उनके अलावा 3 और सदस्य होते हैं मेंबर्स। कुल 5 लोग? हाँ, कुल 5। और इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बाकायदा उनके सिग्नेचर और सील के साथ एक वारंट जारी होता है। अच्छा, ये प्रक्रिया इसके महत्व को दिखाती है। बिल्कुल। और इनका कार्यकाल वगैरह, मतलब कितने समय के लिए ये पद पर रहते हैं? देखिए, इनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी और वो कितने टाइम तक पद पर रहेंगे, ये सब कुछ राष्ट्रपति नियमों के जरिए तय करते हैं। नियम बनाते हैं इसके लिए? हाँ, और जो मौजूदा नियम है उनके हिसाब से चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स ये आमतौर पर 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं। 3 साल का कार्यकाल? जी। इस स्ट्रक्चर से ये कोशिश होती है कि आयोग में लीडरशिप भी हो और अलग-अलग फील्ड की समझ रखने वाले सदस्य भी हों जो जनजातीय मुद्दों की बारीकियों को समझ सकें। ठीक है, संरचना समझ आ गई। अब सबसे अहम बात, ये आयोग असल में करता क्या है? इसके मुख्य काम क्या है? आपने शुरू में कहा था निगरानी करना। हाँ, निगरानी इसका एक बहुत बड़ा और फंडामेंटल काम है। देखिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में या किसी और कानून में जो भी सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, जैसे रिजर्वेशन है, जमीन के अधिकार हैं, शोषण के खिलाफ कानून हैं, जी, उन सभी से जुड़े मामलों की जांच करना, उन पर लगातार नजर रखना और ये आकलन करना, मतलब इवैल्यूएट करना कि ये उपाय जमीन पर कितने असरदार तरीके से लागू हो रहे हैं। ये सिर्फ रिपोर्ट पढ़ना नहीं है मतलब? नहीं, ये एक्टिवली जानकारी जुटाना है, विश्लेषण करना है। और अगर किसी व्यक्ति को या समुदाय को लगे कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं या उन्हें जो कानूनी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो वो सीधे आयोग में शिकायत कर सकते हैं। हाँ। आयोग का एक महत्वपूर्ण काम ऐसी स्पेसिफिक शिकायतों की गहराई से जांच करना भी है। तो ये एक तरह का फोरम भी है उनके हाँ, लिए? बिल्कुल, जहां वो अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, निगरानी और शिकायत जांच के अलावा विकास के मामले में भी कोई रोल है? बिल्कुल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, एसटीज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी योजनाएं बनती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार बनाए या राज्य सरकार, उस पूरी प्लानिंग प्रोसेस में आयोग एक्टिवली हिस्सा लेता है और अपनी सलाह देता है। सलाह देता है। इस बात का मूल्यांकन भी करता है कि इन योजनाओं से जनजातीय समुदायों के विकास की प्रोग्रेस असल में हो कैसे रही है। अच्छा, ये ट्रैक भी करता है कि योजनाओं का असर हो रहा है या नहीं? हाँ, एक तरह से विकास के पहिए पर नजर रखने जैसा है, ताकि ये पक्का हो कि विकास सही दिशा में जा रहा है और सही लोगों तक पहुंच रहा है। और ये जो जांच करता है, मूल्यांकन करता है, उसके नतीजों का क्या होता है? आयोग अपनी फाइंडिंग्स के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करता है और उसे राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को? जी, आमतौर पर यह रिपोर्ट सालाना होती है, एनुअल रिपोर्ट। लेकिन अगर आयोग को लगे कि कोई बहुत जरूरी मुद्दा है जिस पर तुरंत ध्यान दिलाने की जरूरत है, तो वो किसी भी समय रिपोर्ट दे सकता है। और रिपोर्ट में क्या होता है? रिपोर्ट में डिटेल में बताया जाता है कि जनजातीय सुरक्षा उपाय जमीन पर कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ कमियां हैं, क्या सुधार की जरूरत है, वगैरह। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, सॉल्यूशन भी सुझाता है? हाँ, रिपोर्ट देने के साथ साथ आयोग ठोस सिफारिशें, मतलब रेकमेंडेशंस भी करता है। अच्छा। ये बताता है कि केंद्र या राज्य सरकारों को इन सुरक्षा उपायों को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कॉन्क्रीट कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा जनजातियों के संरक्षण, उनके कल्याण और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और कौन-कौन से दूसरे उपाय किए जा सकते हैं, इस पर भी आयोग अपनी एक्सपर्ट राय देता है। ये सिफारिशें तो पॉलिसी बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। बहुत ज्यादा। और एक काम आपने बताया था कि राष्ट्रपति कुछ और काम भी सौंप सकते हैं। सही कहा। संविधान आयोग को यह फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि राष्ट्रपति टाइम टाइम पर अनुसूचित जनजातियों के प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट और एडवांसमेंट से जुड़े कुछ और खास काम भी आयोग को दे सकते हैं। क्या आप कुछ ऐसे खास कामों के उदाहरण दे सकते हैं जो राष्ट्रपति ने सौंपे हों? इससे शायद समझने में आसानी होगी कि आयोग का काम कितना प्रैक्टिकल और जमीनी है। हाँ, बिल्कुल। 2005 में राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे काम तय किए थे जो सीधे सीधे ट्राइबल लाइफ के अहम पहलुओं से जुड़े हैं। इन्हें जानना जरूरी है क्योंकि ये दिखाते हैं कि आयोग का काम कितना फैला हुआ है। बताइए। जैसे एक बड़ा मुद्दा है वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों का लघु वनोपज पर अधिकार। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MFP। हाँ, MFP मतलब तेंदुपत्ता, महुआ, शहद, जड़ी बूटियां वगैरह। लाखों आदिवासियों की रोजी रोटी इसी पर निर्भर करती है। तो आयोग को ये देखना है कि इन चीजों पर आदिवासियों को मालिकाना हक दिलाने के लिए क्या उपाय किए जाएं। ये बहुत अहम है। और इसी तरह जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खनिज है, पानी है, इन पर आदिवासी समुदायों के जो पारंपरिक और कानूनी अधिकार हैं, उनकी रक्षा कैसे हो। अक्सर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के चक्कर में ये अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। फिर आदिवासियों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उनके लिए बेहतर लाइवलीहुड, मतलब आजीविका के मौके कैसे पैदा किए जाएं,
इस पर रणनीति बनाना और उपाय सुझाना। और विस्थापन का मुद्दा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से जो लोग हटाए जाते हैं। हाँ, वो एक और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आयोग का काम है कि ऐसे जो डिस्प्लेस्ड ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के उपाय किए जाते हैं वो कितने असरदार हैं, इसे देखे और उन्हें बेहतर बनाने के तरीके सुझाएं। विस्थापन और पुनर्वास तो बहुत ही जटिल मुद्दे हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और काम है, आदिवासी लोगों को उनकी जमीन से बेदखल होने से रोकना, लैंड एलियनेशन जिसे कहते हैं जी। और अगर कहीं बेदखली हो चुकी है तो उनका इफेक्टिव रिहैबिलिटेशन कैसे पक्का किया जाए, इस पर काम करना। जमीन आदिवासियों के लिए सिर्फ रोजी रोटी नहीं, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल। इसके अलावा जंगलों की सुरक्षा और सोशल फॉरेस्ट्री मतलब पेड़ लगाने के काम में आदिवासी समुदायों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग और भागीदारी कैसे मिले, इसके लिए उपाय सुझाना। पैसा कानून का भी जिक्र था शायद। हाँ, पैसा कानून, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। ये अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को बहुत अधिकार देता है। आयोग को ये पक्का करना है कि इस कानून के प्रोविजंस पूरी तरह से लागू हों। ये भी बहुत जरूरी है। और एक और चीज है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झूम खेती भी कहते हैं। ये खेती का एक पारंपरिक तरीका है, लेकिन इसके कुछ पर्यावरणीय और आर्थिक पहलू भी हैं। तो आयोग का काम है कि इस प्रथा को धीरे धीरे कम करने और आखिर में खत्म करने के उपाय खोजे जाएं, जिससे आदिवासियों का एम्पावरमेंट भी हो और पर्यावरण भी बचे। ये तो सच में बहुत ही व्यापक और जमीनी स्तर के काम है। ये साफ दिख रहा है कि आयोग का दायरा सिर्फ कानूनी अधिकारों तक ही नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, आजीविका, संस्कृति, पर्यावरण सबसे जुड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा रिपोर्टिंग प्रोसेस पर वापस आते हैं। आपने बताया कि आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। फिर उस रिपोर्ट का क्या होता है? क्या वो सिर्फ एक फाइल में लग जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया गया है। जब आयोग राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखवाते हैं। संसद में जाती है रिपोर्ट? हाँ, और रिपोर्ट के साथ एक ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम भी रखा जाता है। ज्ञापन? उसमें क्या होता है? उसमें सरकार ये बताती है कि आयोग ने जो सिफारिशें की थीं, उन पर सरकार ने क्या-क्या एक्शन लिया है। अच्छा, एक्शन टेकन रिपोर्ट एक तरह से। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सरकार ने आयोग की किसी सिफारिश को नहीं माना है तो उसका कारण भी उस ज्ञापन में साफ-साफ बताना होता है। अरे वाह, तो जवाबदेही तय होती है इससे। बिल्कुल, सरकार को कारण बताना पड़ता है कि सिफारिश क्यों नहीं मानी। और अगर रिपोर्ट किसी खास राज्य से जुड़ी हो तब? तो भी ऐसी ही प्रक्रिया है, बस लेवल बदल जाता है। अगर आयोग की कोई रिपोर्ट किसी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को उस राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर को भेजते हैं। गवर्नर को? जी। फिर गवर्नर उसे राज्य विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखवाते हैं उसी ज्ञापन के साथ। यहाँ भी राज्य सरकार को बताना होता है कि उन्होंने सिफारिशों पर क्या किया है और अगर कोई सिफारिश नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी। तो मतलब केंद्र हो या राज्य, दोनों स्तर पर आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाता है और उस पे एक्शन या उसका कारण बताना जरूरी है। हाँ, प्रक्रिया तो यही सुनिश्चित करती है। ये तो हुई रिपोर्ट और जवाबदेही। अब आते हैं आयोग की शक्तियों पर। इतने सारे महत्वपूर्ण काम करने हैं तो जाहिर है आयोग को कुछ ठोस शक्तियां भी मिली होंगी। निश्चित रूप से। पहली बात तो ये कि आयोग को अपनी कार्यप्रणाली, अपना प्रोसीजर खुद तय करने की शक्ति है। वो अपना काम करने का तरीका खुद बना सकता है। ओके। लेकिन जो बात आयोग को असल में शक्तिशाली बनाती है वो ये है कि जब आयोग किसी मामले की जांच कर रहा हो या किसी शिकायत की इंक्वायरी कर रहा हो तो उसे सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत की शक्तियां हासिल होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो सजा दे सकता है? नहीं, सजा देना क्रिमिनल कोर्ट का काम है। सिविल कोर्ट की शक्तियों का मतलब है कि जांच के दौरान आयोग लगभग एक छोटी अदालत की तरह काम कर सकता है। अच्छा, जैसे वो भारत के किसी भी कोने से किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर बुला सकता है, हाजिर होने का आदेश दे सकता है और शपथ पर उसका बयान ले सकता है। किसी को भी बुला सकता है? हाँ, वो किसी भी जरूरी डॉक्यूमेंट को खोजने और उसे अपने सामने पेश करने की मांग कर सकता है। वो हलफनामा यानी एफिडेविट्स पर सबूत ले सकता है। ओके। वो किसी भी सरकारी अदालत या ऑफिस से कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मंगवा सकता है। अच्छा। वो गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति नियमों के द्वारा जो भी दूसरे मामले तय करें उनमें भी उसे सिविल कोर्ट की शक्ति होगी। बाप रे, ये तो काफी मजबूत शक्तियां हैं। मतलब ये सिर्फ कागजी शेर नहीं है,
ये सच में जांच कर सकता है, सबूत जुटा सकता है। बिल्कुल। ये शक्तियां आयोग को अपनी जांच असरदार तरीके से करने और सच सामने लाने में मदद करती हैं। अगर कोई सहयोग न करे तो आयोग इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। ये तो आयोग को काफी ताकत देता है। हाँ, और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो आयोग की पोजीशन को और मजबूत करता है। वो क्या है? वो है कंसल्टेशन की अनिवार्यता। मतलब सलाह लेना जरूरी है। किसका किससे? केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के लिए ये जरूरी है कि वे अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर, मतलब मेजर पॉलिसी मैटर्स पर, आयोग से अनिवार्य रूप से परामर्श करें। अनिवार्य रूप से मतलब कंसल्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, संविधान यही कहता है। इसका मतलब है कि सरकार कोई भी बड़ा पॉलिसी डिसीजन ले रही है, कोई कानून बना रही है, कोई बड़ी योजना ला रही है जिसका असर एसटीज पर पड़ने वाला है, तो उसे आयोग से पूछना ही होगा। सलाह मानना जरूरी है या सिर्फ पूछना? देखिए, सलाह मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है, जैसा कि रिपोर्ट की सिफारिशों के मामले में भी है। लेकिन कंसल्ट करना, सलाह लेना अनिवार्य है। ये प्रावधान पक्का करता है कि जनजातीय नजरिए और हितों को पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में शुरू से ही शामिल किया जाए, नजरअंदाज ना किया जाए। ये तो वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो कुल मिलाकर आज हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के बारे में काफी गहराई से समझा। ये सिर्फ एक सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा स्थापित आर्टिकल 338A एक स्वतंत्र बॉडी है। बिल्कुल। इसे 2004 में खास तौर पर अनुसूचित जनजातियों की जो विशिष्ट ज़रूरतें हैं, उनकी अपनी पहचान है, उनकी अलग तरह की चुनौतियां हैं, उनको ध्यान में रखकर बनाया गया था जब इसे SC आयोग से अलग किया गया। जी। और इसके काम भी बहुत फैले हुए हैं। निगरानी करना, शिकायतों की जांच करना, विकास योजनाओं में सलाह देना और सरकार को सिफारिशें भेजना। निश्चित रूप से। और हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी नहीं है। इसके पास जांच करने के लिए सिविल कोर्ट जैसी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो इसे फैक्ट्स की तह तक जाने में मदद करती हैं। हाँ। साथ ही सरकार के लिए मेजर पॉलिसी मैटर्स पर इससे कंसल्ट करना अनिवार्य है। ये सब मिलकर इसे जनजातीय अधिकारों, उनके कल्याण और विकास की रक्षा करने वाली एक बहुत ही अहम संस्था बनाते हैं। और वो जो आपने खास काम गिनाए थे, लघु वनोपज, पेसा, विस्थापन, उनसे ये भी साफ हुआ कि आयोग का काम कितना जमीनी और प्रैक्टिकल है। हाँ, उसका दायरा बहुत बड़ा है। ये पूरी बातचीत वाकई काफी जानकारी भरी रही है। आयोग की भूमिका और उसके सामने जो चुनौतियां हैं, उनकी एक साफ तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। और अब जब हमने आयोग की बनावट, उसके इतने सारे काम और उसकी शक्तियों को समझ लिया है, तो एक सवाल मन में आता है जिसे शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना ठीक रहेगा। जरूर। हमने देखा कि आयोग के पास संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करवाने, विकास योजनाओं पर सलाह देने और विस्थापन जैसे मुश्किल मुद्दों को सुलझाने का एक बहुत बड़ा मैंडेट है। हाँ। आज का जो दौर है उसमें अक्सर ऐसा दिखता है कि विकास की जरूरतें, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, वो आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों, उनकी जमीन, उनकी जीवन शैली से कहीं ना कहीं टकराती हैं। ये टकराव तो अक्सर खबरों में रहता है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि ये आयोग अपने पास मौजूद इन शक्तियों और जिम्मेदारियों का इस्तेमाल करते हुए इन जटिल चुनौतियों का कितनी प्रभावशीलता के साथ सामना कर पा रहा है। क्या वो विकास की जरूरतों और जनजातीय अधिकारों के बीच एक सस्टेनेबल बैलेंस बनाने में कामयाब हो पा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार नजर रखने और सोचने की जरूरत है। वाकई ये एक बहुत गहरा और आज के समय में प्रासंगिक सवाल है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।